हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम राजा राव की फेमस नॉवेल द सर्पेंट एंड द रोप की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस नॉवेल में राजा राव ने हमें बताया है कि कैसे लाइफ में हर व्यक्ति अपने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए भागता रहता है और एक ना एक दिन उसे समझ में आ जाता है कि लाइफ में उसका गोल क्या है, उसका मकसद क्या है। तो इस कहानी का भी जो नरेटर होता है उसे फाइनली ये समझ में आता है कि उसे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है और उसकी ज़िंदगी का अल्टीमेट गोल क्या है। तो चलिए अब हम लोग इस नॉवेल के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। ये जो नॉवेल है वो काफ़ी हद तक ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी राजा राव के पर्सनल लाइफ से इंस्पायर्ड है। इसे पहली बार पब्लिश किया गया था 1960 में और इसे साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है 1964 में। और इस बुक में रियलिटी, एग्जिस्टेंस यानी हम क्यों जी रहे हैं, हमारे जीने का कारण क्या है और सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है, आत्मबोध यानी हमें अपने आप को जानने की कोशिश करनी चाहिए, इन क्वेश्चंस से भी ये जो बुक है वो डील करती है। थ्रू आउट द नॉवल The protagonist Ramaswamy's thought process develops in line with Vedantic philosophy। तो पूरे नॉवल में जो मेन कैरेक्टर है रामास्वामी, उसका जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं वेदास से और जो हिंदुइज्म की फिलॉसफी है, वेदांतिक फिलॉसफी, उससे कहीं ना कहीं वो इंस्पायर्ड होता है। तो अगर हम इस नॉवेल के टाइटल की बात करें तो जो सर्पेंट है वो इल्यूजन है एक्चुअली, यानी ये जो पूरी दुनिया है वो इल्यूजन है, मिथ्या है, वो एक्चुअल में है ही नहीं। और जो रोप वर्ड है वो रियलिटी के बारे में बात कर रहा है, यानी जो रियलिटी है वो तो कुछ और ही है। हम इस दुनिया को सच्चाई मानते हैं लेकिन ये जो दुनिया है वो एक सर्पेंट है या इल्यूजन है, हम कह सकते हैं मिथ्या है। और एक्चुअल में जो सच्चाई है वो एक रोप की तरह होती है। जो सच्चाई है वो हमारा सेल्फ रियलाइजेशन ही है। तो चलिए अब हम लोग इस नॉवेल की समरी को स्टार्ट करते हैं। हमें नॉवेल का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रामास्वामी या रामा, जो कि एक काइंड आदमी होता है लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर था क्योंकि उसके लंग्स में ट्यूबरक्लोसिस हो गया था और वो फ्रांस में रहकर पढ़ाई कर रहा होता है और एक फ्रांस की ही औरत मेडिलिन से उसकी शादी हुई होती है। वो बेसिकली एक थीसिस पर काम कर रहा होता है। एल्बिजेंसियन हेरेसी नाम का उसका टॉपिक होता है जिस पर वो स्टडी कर रहा होता है और उसके बाद वो फिर से इंडिया जाने वाला होता है और वो अपने साथ मेडिलिन को भी ले जाना चाहता था। और नॉवेल की शुरुआत से ही हमें पता चल जाता है कि जो रामा है उसका उसकी वाइफ के साथ कुछ अच्छे संबंध नहीं होते और उनका एक बेटा भी था मेडलिन और रामा का, लेकिन जब वो सिर्फ 7 मंथ्स का था तभी वो मर जाता है। और इस ट्रेजेडी के बाद जो है रामा अपने देश इंडिया वापस लौट कर आता है क्योंकि उसके फादर भी मर रहे होते हैं और अपने फादर का क्रिमेशन करने के लिए रामा इंडिया आता है बनारस और वहाँ पर वो अपनी सौतेली माँ के साथ सारे रिचुअल्स को करता है। और उसके बाद फिर वो तीर्थ यात्रा पर इंडिया के अलग अलग बनारस के अलग अलग होली प्लेसेस पर वो जाता है और उसके बाद वो फिर से फ्रांस अपनी वाइफ के पास लौट जाता है। लेकिन जब वो बनारस घूम रहा होता है तो वो सोचता है कि उसे अपने आप को जानने की कोशिश करनी चाहिए और इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट महसूस होने लगता है। और इस ट्रिप में रामा सावित्री नाम की एक कैम्ब्रिज की स्टूडेंट से भी मिलता है और कैम्ब्रिज की वो जो स्टूडेंट थी सावित्री, वो बताती है कि कैसे उसकी एक एंगेजमेंट हुई है रामा के ही एक फ्रेंड के साथ, लेकिन वो उस आदमी को पसंद नहीं करती। तो जब रामा पहली बार सावित्री से मिलता है तो उसका फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा नहीं होता और वो ये बिलीव करता है कि वो कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न है। लेकिन फिर वो अपने दिमाग से सावित्री को निकालने में उसे बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। वो सावित्री को पसंद करने लगा था, इसीलिए वो काफ़ी कन्फ्यूजन महसूस करता है अपनी रिलेशनशिप को लेकर, अपनी और मेडेलिन की रिलेशनशिप को लेकर वो काफ़ी कन्फ्यूज हो जाता है, इसलिए क्योंकि वो सावित्री को पसंद करने लगा था। फिर रामा फ्रांस जाता है अपनी वाइफ के पास और उससे बहुत ज़्यादा अपनी वाइफ से दूरी महसूस होती है पहले से भी ज़्यादा।
और उसके बाद जब वो डिनर करने जाते हैं तो मेडलिन पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या मैंने तुम्हारे गॉड्स को क्या तुम्हारे गॉड्स मुझसे नाराज़ हैं? लेकिन वो रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं, मेरे गॉड्स नाराज़ नहीं है, शायद तुमने मुझे ही फेल किया, यानी शायद मैं ही तुमसे नाराज़ हो गया हूँ। तो फिर रामा को याद आता है कि कैसे उसकी जो लिटिल मदर यानी जो सौतेली माँ होती है उसकी सौतेली माँ ने रामा को टो रिंग्स दिए थे, यानी पैरों में पहनने वाले रिंग्स दिए थे, जिसको हम बिछिया बोलते हैं हिंदी में, वो दिए थे ताकि रामा जो है अपनी वाइफ मेडेलिन को वो दे सके। लेकिन रामा मेडेलिन को वो गिफ्ट नहीं देता और उसे ऐसा लगता है कि अब जो चीज़ें हैं वो काफ़ी दूर चली गई हैं और उसका रिलेशनशिप फिर से नॉर्मल नहीं हो पाएगा। फिर चाहे वो लोग कितना भी नाटक करे नॉर्मल रहने का या इंटीमेट होने का, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। रामा के दिमाग में हमेशा सावित्री का ही ख्याल होता है और जब वो सावित्री रामा और मेडलिन से मिलने के लिए आती है तब रामा उसके साथ इंग्लैंड भी जाता है ताकि वो अपने थीसिस पर और रिसर्च कर सके। वो लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और तब रामा को और ज़्यादा अवेयरनेस आ जाती है कि वो सावित्री को ही पसंद करता है। वो अपनी फीलिंग्स को समझ जाता है कि सावित्री के लिए उसके मन में जो प्यार है वो उसकी खुद की वाइफ मेडेलिन के लिए नहीं है। और रामा को अब समझ नहीं आता कि वो इसके बारे में, इस सिचुएशन के बारे में क्या करे, क्योंकि उसकी ऑलरेडी शादी हुई होती है मेडेलिन के साथ। At the same time, he feels that his love for Savitri is bringing him closer to understanding his own truth. तो उसे ऐसा लगता है कि सावित्री के लिए जो उसके मन में प्यार है उसकी वजह से उसके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस आती जा रही है। एक क्लाइमेटिक गेस्चर में रामा जो है अपनी यानी जो क्लाइमैक्स है नॉवेल का, उसमें रामा जो है वो अपनी वाइफ को वो टोरिंग्स ना देकर सावित्री को दे देता है। ये जो सिचुएशन है वो काफ़ी ग्रेट इम्पोर्टेंस रखती है रामा और सावित्री के रिलेशनशिप के बीच, क्योंकि ये एक मैरिज रिचुअल है और शादी के बाद ही औरतों को उनका हस्बैंड या उनकी सास टो रिंग्स देती है। लेकिन यहाँ पे रामा ने सावित्री को ये टो रिंग्स दे दिए थे। रामा गोज बैक टू फ्रांस वेयर मेडलिन इज प्रेग्नेंट। तो रामा फिर से फ्रांस जाता है और वो देखता है कि मेडलिन फिर से प्रेग्नेंट हो गई है और वो अपनी बहन की शादी के लिए फिर से इंडिया चला जाता है और अपने हेल्थ रीजंस के लिए वो बेंगलोर जाता है क्योंकि उसे ट्यूबरक्लोसिस था। और जब वो वहाँ जाता है उसे पता चलता है कि मेडलिन ने एक सेकंड सन को जन्म दिया है, लेकिन वो भी प्रीमेच्योर बर्थ के कारण मर गया है। उसके बाद फिर उसे पता चलता है कि सावित्री की शादी हो गई है और फिर वो वापस फ्रांस चला जाता है मेडलिन के साथ रहने के लिए। लेकिन उसे पता चलता है कि मेडलिन जो है वो बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस करने लगी है, बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस करने लगी है। इस वजह से वो स्पिरिचुअलिटी के कारण रामा से और भी ज़्यादा वो दूर हो गई थी। रामा अपनी सर्जरी के लिए लंदन जाता है जहाँ पर सावित्री उससे मिलने आती है और वो लोग दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनका एक दूसरे से दूर जाना ही सही है क्योंकि नसीब ने ऐसा ही उनके लिए बनाया हुआ है। दे एक्नॉलेज दैट लव इज़ अबाउट रिजॉइसिंग इन वन अनदर्स हैप्पीनेस। तो वो लोग समझ जाते हैं कि जो एक्चुअल जो लव है वो एक दूसरे की खुशी में खुशी ढूंढने में ही है। यही एक्चुअल लव होता है जहाँ पर हम दूसरे इंसान को खुश देखें, वो जैसे भी सिचुएशन में है उसमें। रामा जो है वो मेडलिन को डाइवोर्स दे देता है जब वो देखता है कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो रियलाइज़ करता है कि जो आंसर वो ढूंढ रहा था इतने टाइम से और कई झूठे रिलेशंस में, वो आंसर उसे आज मिल गया था और उसका ये आंसर था कि उसे एक गुरु को ढूंढना चाहिए, ऐसा गुरु जो उसे ज्ञान दे सकेगा और उसकी सेल्फ रियलाइजेशन की ज़िंदगी में उसे हेल्प कर सकेगा और उसे सेल्फ रियलाइजेशन कराने में जो गुरु मदद कर सकेगा, ऐसे गुरु को उसे ढूंढना चाहिए। ये उसकी समझ में आ जाता है और वहीं पर नॉवेल ख़त्म हो जाती है जहाँ पर ये दिखाया गया है कि रामा जो है वो एक गुरु की तलाश कर रहा है जो उसे सेल्फ रियलाइजेशन करा सके, आत्मबोध करा सके और उसकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सके। आई होप आपको ये समरी अच्छी तरीके से समझ में आई। फिर भी इससे रिलेटेड डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो चले अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।